डॉक्टर, हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हमने कई जगह इलाज करा लिया पर हमें बच्चा नहीं ठहरता। इस समस्या को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और आज की चर्चा इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो क्या ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बिना किसी कारण के हो रही है? क्या इन दंपतियों में कोई कारण है ही नहीं जिसके कारण इनको इनफर्टिलिटी है? ऐसा नहीं है। कारण है पर हिडन है। जो हम शुरुआती जांचें करते हैं उसमें उस कारण को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि हम शुरुआती जांचें करते क्या है। महिलाओं की बात करें तो हम उनके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें उनके जनरल टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा सही है, उनके कुछ और हार्मोनल टेस्ट जैसे उनका थायराइड, प्रोलैक्टिन, FSH, LH, E2 ये सारे हार्मोन्स सही लेवल्स के हैं और साथ ही एक अल्ट्रासाउंड जो कि हम प्रेफरेबली महीने के दूसरे दिन पे करते हैं ताकि उस वक्त हम प्रॉपरली देख सकें कि दोनों अंडेदानियां वॉल्यूम और इको में नॉर्मल हैं, उनमें छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखते हैं जिसको हम एंट्रल फॉलिकल कहते हैं और बच्चेदानी की परत पे कोई गठान, बच्चेदानी की दीवारों पे कोई गठान नजर नहीं आ रही है। उसके बाद हम या तो नेचुरल साइकिल में या कुछ दवाइयां देके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं जिसमें ये आश्वासन करते हैं कि अंडेदानियों में अंडे बनते हैं और समय पे फूटते हैं। इसके बाद आती है ट्यूब्स की पेटेंसी को देखने की बारी। इसे हम HSG या SSJ द्वारा देखते हैं कि दोनों ट्यूबें खुली हैं। अगर पुरुषों की जांच की बात करें तो सिंपली एक हस्बैंड सीमेन एनालिसिस किया जाता है जिसमें हम शुक्राणु की संख्या और उसकी मोटिलिटी और अदर पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। अब इन टेस्ट से हम ये पता कर पाते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं, बच्चेदानी की परत सही है, कोई गठान नहीं है, अंडे बन रहे हैं, शुक्राणु सही है। लेकिन क्या इतना काफी है ये कह देने के लिए कि इस कपल को इनफर्टिलिटी अब हो ही नहीं सकती? नहीं। इनफर्टिलिटी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर हम कंसेप्शन के प्रोसेस को देखें तो कई स्टेजेस ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी हमें इस टेस्ट से नहीं मिल रही है। कई स्टेजेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं और जिसे हम इन सिंपल टेस्ट में नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम स्टेप वाइज देखें तो जब एक महिला और पुरुष का इंटरकोर्स होता है तो शुक्राणु वजाइना में जमा होते हैं, वहां से उन्हें सर्विक्स को क्रॉस करके ऊपर बच्चेदानी की तरफ अपनी चाल से जाना होता है। क्या ये सर्विक्स स्पर्म्स क्रॉस कर पा रहे हैं? क्या वहां का इन्वायरमेंट ऐसा है कि स्पर्म्स वहीं मर नहीं जाते, ऊपर की तरफ जा पाते हैं? ये कोई सा भी टेस्ट इसमें से एश्योर नहीं कर रहा है। सर्वाइकल फैक्टर रूल आउट नहीं हो पा रहा। इसके बाद ये स्पर्म ऊपर की तरफ जाते हैं और ट्यूब्स में पहुंचते हैं। अगर ओवुलेशन के टाइम पे किया गया इंटरकोर्स है तो उस समय ट्यूब्स ओवम को अपने अंदर खींच लेती है और ये जो प्रोसेस है जिससे ट्यूब्स ओवम को अपने अंदर लेती है, इसको भी हम किसी भी टेस्ट से प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये प्रोसेस हो पा रहा है। ट्यूब्स खुली हैं, उसमें से पानी या डाई जो हम डाल रहे हैं वो पास कर रहा है, लेकिन क्या ट्यूब्स ओवम को रिवर्स वे में पिक करके अपने अंदर ले सकती हैं? इस चीज को कंफर्म करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट स्टेज ट्यूब्स में स्पर्म और ओवम का मिलना और फर्टिलाइजेशन का होना, इसको भी प्रमाणित करने का या चेक करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। स्पर्म्स और ओवम का साइज बहुत ही छोटा होता है। इनफैक्ट स्पर्म ओवम से 100 टाइम्स छोटा होता है। उसे हम फर्टिलाइज होते हुए किसी अल्ट्रासाउंड के जरिए नहीं देख सकते। नेक्स्ट स्टेप होता है इस फर्टिलाइज्ड ओवम का मल्टीप्लाई करके एम्ब्रियो बनाना। तो क्या ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद बना हुआ जो ये सेल मास है वो मल्टीप्लाई करता है और एक प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है? इसे भी हम नहीं देख सकते। और उसके बाद का स्टेज है इस एम्ब्रियो का बच्चेदानी की परत पर आना और उस पर टिकना। तो क्या ये इम्प्लांटेशन हो रहा है?
ये भी हम नहीं देख सकते। तो इस पूरी कहानी से आपको ये समझ में आता है कि इंटरकोर्स से लेके इम्प्लांटेशन तक कई ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हैं फर्टिलिटी में, जिसे सिंपल टेस्ट में देखा नहीं जा सकता। तो उपाय क्या है? सबसे पहले, जब सारे सिंपल टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो वी नीड टू डाइव डीपर। हम महिलाओं के और कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करेंगे, जैसे एक डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी करेंगे, ताकि जिस तरह से हम अल्ट्रासाउंड में देख पा रहे हैं उससे बेहतर तरीके से एनाटॉमी को स्टडी कर सके, छोटी मोटी गठान, किसी भी तरह का एडेशन रूल आउट कर सके और ट्यूब की पेटेंसी को भी 100% कंफर्म कर सके। और मेल पार्टनर के भी HSA के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करेंगे हम, हार्मोनल स्टडी, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, DNA फ्रैगमेंटेशन, इन चीजों को ऐड करेंगे। अगर इन चीजों में भी हमें कहीं कोई कारण नहीं मिलता है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट है कि अब सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ें और IUI करें। IUI से सर्वाइकल फैक्टर, जो हमने बताया कि शायद शुक्राणु सर्विक्स को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, ये फैक्टर कंप्लीटली रूल आउट हो जाएगा। साथ ही हम स्पर्म को बिल्कुल टाइमली ओवम तक पहुंचने का मौका देंगे। 2 से 3 साइकिल अगर IUI फेल कर रहा है तो हमें ये सोचना है कि जो बाकी के माइक्रोस्कोपिक स्टेप्स हैं, शायद प्रॉब्लम वहां हो रही है और नेक्स्ट स्टेज होगा कि हम IVF की ओर बढ़ें।